Hello student, welcome back to Rai classes. Today we are going to study the very most important topic, that is the नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग, जो मोल कंसेप्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है बेटा, लेकिन कुछ डिफरेंस के वजह से हमें नॉर्मेलिटी को पढ़ना है। डिफरेंस क्यों? क्योंकि इस डिफरेंस से हमें कुछ सुविधा मिल जाती है, हमें कुछ सुविधा मिल जाती है जिससे हम बड़े आसानी से किसी रिएक्शन का नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो मोलरिटी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि मोलरिटी क्या है और किसका यूज़ किए थे मोलरिटी के लिए, तो मोल कंसेप्ट का यूज़ किए थे। तो यहाँ आज हम लोग नॉर्मेलिटी देखेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस है, क्या ज़रूरत पड़ गई हमें नॉर्मेलिटी पढ़ने की। तो आइए देखते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। नॉर्मेलिटी की बात करनी है तो नॉर्मेलिटी को आप समझा सकते हो कि नॉर्मेलिटी क्या है। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों एक ही हैं, बस डिफरेंस ये है कि मोलरिटी में हम लोग मोल कंसेप्ट यूज करते हैं और नॉर्मेलिटी में हम लोग इक्विवेलेंट कंसेप्ट यूज करते हैं। नॉर्मेलिटी को इतना ही ज़्यादा होगा समझना कि अगर आप बस ये जान जाते हैं कि मोल कंसेप्ट की जगह अगर इक्विवेलेंट कंसेप्ट यूज कर दिया तो वो हमारा क्या होगा, मोलरिटी से नॉर्मेलिटी में चेंज हो जाएगा। तो आइए नॉर्मेलिटी को हम आज समझते हैं, लेकिन बात ये हो रही है कि सर नॉर्मेलिटी को तो समझ गए हम लोग, नॉर्मेलिटी को तो समझ गए क्या कि मोलरिटी में हम लोग मोल कंसेप्ट यूज करते हैं, अगर उसके जगह पे इक्विवेलेंट कंसेप्ट यूज कर दिया जाए तो वो नॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले वीडियो में जो हम लोग मोलरिटी देखे हैं, जितने फार्मूले देखे हैं, जितने तरह के न्यूमेरिकल्स लगाए हैं, अगर उसके जगह पे हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट का यूज़ कर दें तो वो नॉर्मेलिटी हो जाएगी। नॉर्मेलिटी फिर जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये उठ जाएगा कि सर ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट है क्या। तो आइए देखते हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या है। तो इसका हम कंपेयर कर देते हैं मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में पहला ये हम लोग पढ़े थे या जानते हैं कि मोल कंसेप्ट हम तभी पढ़ सकते हैं, मोल कंसेप्ट पे तभी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं अगर हमें बैलेंस इक्वेशन आता हो। यानी रिएक्शन हमें याद होना चाहिए बेटा, बैलेंस रिएक्शन याद होना चाहिए। बैलेंस कर लेंगे तभी मोल कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि नीड बैलेंस्ड रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस चाहिए बेटा, जबकि इक्विवेलेंट कंसेप्ट में आते हैं तो किसी बैलेंस रिएक्शन की जरूरत नहीं है। आप कह दो नो नीड ऑफ बैलेंस्ड रिएक्शन। किसी बैलेंस्ड रिएक्शन की जरूरत नहीं है बेटा, सीधे बोलो। और यही सबसे बड़ा फायदा है कि अगर मोल कंसेप्ट में रिएक्शन भूल गए, अगर रिएक्शन का कोई भी पार्ट भूल गए तो फिर मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे। लेकिन इक्विवेलेंट कंसेप्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ पार्ट भूल भी गए तो नो प्रॉब्लम, आप मेन प्रोडक्ट से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सेकेंड डिफरेंस देखें, सेकेंड अगर डिफरेंस देखें बेटा तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल is equal to mass of substance upon
अपॉन यहां लेना होगा मास ऑफ सबस्टेंस को डिवाइड करेंगे किससे, मोलर मास से। मोलर मास आप जानते हो बेटा, मोलर मास से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट चाहिए तो कैसे मिलेगा बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा मास ऑफ सबस्टेंस, मास ऑफ सबस्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। तो बेटा ये याद रखना है कि मोलरिटी और नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में अगर डिफरेंस पूछा जाए कि मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस है, तो कहेंगे सर कि मोलरिटी में नाम से क्लियर है, मोलरिटी हमें मोल कंसेप्ट का यूज करना है, जबकि नॉर्मेलिटी में हमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट यूज करना है। तो अगर ये बात आ गई कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सर मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है, तो पहला सर मोल कंसेप्ट के लिए क्या चाहिए, हमें बैलेंस्ड रिएक्शन चाहिए, जबकि यहाँ पे किसी बैलेंस रिएक्शन की जरूरत नहीं है। सेकेंड अगर बात करें बेटा यहाँ पे कि जब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता था तो क्या करते थे, मास ऑफ सबस्टेंस को मोलर मास से डिवाइड कर देते थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, मास ऑफ सबस्टेंस से हम किसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे। तो अब एक प्रॉब्लम और आपके सामने आ गई। नॉर्मेलिटी की समस्या तो सॉल्व हो गई कि सर हम क्या करेंगे, हर जगह जहां पे मोलर मास है वहां पे हम इक्विवेलेंट मास यूज करेंगे और नॉर्मेलिटी हमें क्या होगी, मिल जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या आ गया कि सर ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो आइए इस इक्विवेलेंट मास को देखा जाए कि ये इक्विवेलेंट मास क्या है। तो लिख लीजिए इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या है, तो इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, it is the, you can explain it, it is the mass of compound, it is the mass of compound, it is the mass of compound which, it is the mass of compound which depend on the, which depend on the nature of reaction, nature of reaction in which substance takes part, सबस्टेंस टेक्स पार्ट। ये क्या है, मास ऑफ कंपाउंड है जो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्शन का, कि जो रिएक्शन आपने लिया है उसका नेचर कैसा है उस पे डिपेंड ये करता है, डेट इज नोन एज द इक्विवेलेंट मास। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इक्विवेलेंट मास को हम कैसे निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर नॉर्मेलिटी पढ़नी है तो हमें इक्विवेलेंट मास आना चाहिए। तो इक्विवेलेंट मास को अगर जानना है बेटा तो एक आपको टर्म यहाँ पे जानना होगा और वो होगा एन फैक्टर। क्या जानना होगा, एन फैक्टर, या इसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। तो एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर क्या है, अगर इसको हम जान गए तो, अगर जान गए तो हम कह सकते हैं कि सर इक्विवेलेंट मास क्या है, हम समझा सकते हैं। तो आइए इक्विवेलेंट मास आपको बताते हैं एन फैक्टर के साथ। तो इक्विवेलेंट मास अगर आपको
एसिड का निकालना है। अलग अलग के लिए निकालते हैं बेटा, एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, साल्ट के लिए अलग होता है, रेडॉक्स के लिए अलग होता है। तो अलग अलग के लिए हम लोग निकालेंगे। तो पहला हम लोग बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट एसिड की अगर बात करनी है बेटा तो कह दो क्या कि मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन एन फैक्टर, या एसिड की बात होती है तो इसको हम बोलते हैं बेसिसिटी। अब क्वेश्चन उठता है कि बेसिसिटी क्या है बेटा, तो बेसिसिटी को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एच आयन। कोई भी एसिड कितना एच आयन रिप्लेस कर रहा है, अगर उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। तो आओ बेटा हम एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो पहला हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। HCl का इक्विवेलेंट मास हम लोग निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट अगर हम HCl का मास जा रहे हैं बेटा निकालने, तो अगर इसका HCl का बेसिसिटी पूछा जाए तो पता है कि सर ये एक H रिप्लेस करता है, तो मोलर मास इसका होता है 36.5। कैसे, H का 1, Cl का 35.5 अपॉन 1, ये आ जाएगा 36.5। इट मीन्स ये हुआ कि इसका जो मोलर मास है, मोलर मास वो इक्विवेलेंट मास के इक्वल है। और बेटा आपने कहा है कि नॉर्मेलिटी में हम क्या करते हैं कि नॉर्मेलिटी में हम जो है मोलर मास की जगह हम क्या यूज करते हैं, इक्विवेलेंट मास यूज करते हैं। तो इक्विवेलेंट मास अगर हमें यूज करना है तो जब देखें कि HCl के केस में दोनों इक्वल आ रहे हैं, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम कहेंगे सर कि जो इनका मोलरिटी होगा वही क्या होगा, नॉर्मलिटी होगा। अगर HCl के लिए बेटा आपसे मोलरिटी दे दे, आपको मोलरिटी दे दे और नॉर्मलिटी पूछे तो बोलो कि सर सेम उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का मोलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या होता है HCl का, वो इक्वल होता है। इट इज क्लियर, क्लियर। सिमिलरली अगर आपको HNO3 का निकालना हो, HNO3 का, तो सर एक H आयन वो भी देगा। वहां भी क्या होगा, नाइट्रिक एसिड के लिए भी मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइए और भी देख लेते हैं कुछ। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट या मास ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। बेटा एसिटिक एसिड की बात करनी है तो लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 4H है, लेकिन ये 4H रिप्लेस नहीं करेगा। इससे मतलब नहीं है कि एसिटिक एसिड में कितने H प्रेजेंट हैं, इससे मतलब है कि ये कितने H को रिप्लेस करता है। तो बेटा जब ये टूटता है तो आपको देता है CH3COO पे माइनस और H प्लस। इसका जब मोलर मास लेंगे तो 60 और 1 ही दिया और ये भी आ जाएगा 60। इट मीन्स मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी इज आल्सो सेम फॉर द एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड है तो इसके लिए भी क्या होगा, मोलरिटी और नॉर्मलिटी सेम होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 एसिड का लेते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो H2SO4 का लेंगे तो आपको पता है कि ये क्या देगा, 2H आयन SO4 पे डबल माइनस, तो 2H को रिप्लेस करता है तो ये हो जाएगा 98/2 मीन्स 49 हो जाएगा। 49 हो जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि ये 2H को क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आइए और कुछ एसिड्स हैं जिनका हम इक्विवेलेंट मास निकाल करके देखें। जैसे मान लीजिए आपको बेटा निकालना है इक्विवेलेंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं इक्विवेलेंट को इक्यू और वेट को WT। इक्विवेलेंट वेट ऑफ
H3PO4. H3PO4 is what? H3PO4 is the फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं बेटा? इसको निकालना है तो इसका हो जाएगा, इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 3, P का 31, O का 16 × 4 अपॉन 3। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने 3 से क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है? तो ऐसा नहीं है। अगर हम H3PO4 का स्ट्रक्चर देखेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसा मिलता है। तो जो बेटा O से H लगे होते हैं, यानी जो H O से लगे होते हैं वो क्या होते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं बेटा। तो एक यहाँ से H निकलेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और इसलिए हमने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया। तो अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है फास्फोरिक एसिड का तो ये आ जाएगा 98/3, मीन्स 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो बेटा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि H कितने रिप्लेस होगा, यानी ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा बोर्ड में कि फास्फोरिक एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ द फास्फोरिक एसिड। तो आप बता दोगे कि सर इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ये 3H को क्या करता है? रिप्लेस करता है। इसी तरह से अगर बेटा आपसे पूछ दे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3, H3PO3 को बोलते हैं फास्फोरस एसिड। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सर ये भी 3 को रिप्लेस करेगा? तो अगर इसका मोलर मास लेंगे तो 1 × 3, P का 31 और O का 16 × 3 अपॉन 2 लेते हैं बेटा। अब क्वेश्चन उठ गया कि सर यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे H3 था तो आपने 3 ले लिया, और यहाँ पे भी 3 है लेकिन आपने 2 लिया। इसलिए बेटा कि अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे H3PO2 का तो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे बनता है बेटा H3PO3 का, दिस वन। तो अभी आपसे हमने बोला कि H कौन सा रिप्लेस होगा? जो O से अटैच है, तो 1 and 2, सो इट्स बेसिसिटी इज द 2। यहाँ पे इसकी बेसिसिटी 2 होगा और इसको हम क्या करेंगे? 2 से ही डिवाइड करेंगे। क्लियर है ये बात? निकाल लेंगे आप। इसी तरह से अगर आपसे कह दिया जाए, इसी तरह से अगर आपको दे दे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2, H3PO2 दे दे, अब इसका क्या होगा? तो मोलर मास तो ले लेंगे 1 × 3, 31, 16 × 2 अपॉन 1 लेते हैं बेटा। अब क्वेश्चन उठ गया कि सर यहाँ तो 3 यहाँ भी है, लेकिन पहले वाले में आपने 3 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया और यहाँ पे 1 ले रहे हैं। इसलिए 1 ले रहे हैं कि अगर H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे भी H होगा, H3PO2। OH कितना है बेटा? एक ही OH है, सो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 1 होगी। तो ये बात आपको ध्यान देना है बेटा कि अगर फास्फोरस ग्रुप का एसिड पूछ रहा है, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड, तो आप स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे कि उसके पास कितना OH है। जितना OH होगा वही H क्या होगा बेटा? रिप्लेस होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो किसका? किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो इक्विवेलेंट मास। तो चलो बेटा अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी बेस का हम कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए, क्या? इक्विवेलेंट मास ऑफ, और यहां पे लिख दीजिए बेटा बेस। हम बेस का कैसे निकालेंगे? तो मॉलिक्यूलर मास अब क्या करना होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन, अब यहां पे बेटा बेस आ गया तो यहां होता है एसिडिटी। एसिडिटी या इसको बोलते हैं क्या? रिप्लेसमेंट ऑफ OH आयन या N फैक्टर। याद रखना है बेटा, बेस है तो एसिडिटी
और एसिड है तो बेसिसिटी। याद रखना, कुछ सोचते हैं कि सर एसिड है तो एसिडिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर बेस है तो क्या बोलेंगे, एसिडिटी बोलेंगे। आइए निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। NaOH का निकालना है बेटा। तो Na का हो जाता है कितना, यानी 40 हो जाएगा। NaOH का Na का 23 होता है, और इसको अगर आयोनाइज करेंगे तो Na प्लस OH माइनस अपॉन 1 एंड 40। तो बात यहाँ पे भी वही बात आ गई कि सर नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों NaOH के लिए क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसका मोलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों ही क्या है, इक्वल है। दूसरा देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgOH का होल ट्वाइस। MgOH होल का ट्वाइस का निकालना है बेटा। तो यहां पे हम देखेंगे कि हमें क्या देगा, ये Mg पे डबल प्लस एंड 2OH माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि MgOH ट्वाइस क्या कर रहा है, 2OH को रिप्लेस कर रहा है। तो MgOH ट्वाइस का ले लेंगे यहाँ पे 25, 16 इंटू 2 और प्लस 2 अपॉन 2, और ये आ जाएगा बेटा किसका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। आइए अगला बेस का एक और निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlOH थ्राइस। AlOH थ्राइस का बोल रहा है बेटा। तो क्लियर है, AlOH thrice, you know that Al having the 3 positive charge, so here Al have the 3 plus and here 3OH minus। तो इसका क्या करेंगे, मोलर मास ले लेंगे। मोलर मास ले लेंगे 27 Al का होता है, और 16 इंटू 3 और प्लस 3 अपॉन कितना, 3 से डिवाइड कर देंगे, आपका इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी बेस का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, उसको एसिडिटी से उसके मोलर मास को डिवाइड कर देंगे और आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की बात करेंगे बेटा। तो ये क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्ट, मोलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन n फैक्टर या बेटा वैलेंसी फैक्टर, या क्या कर सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर। यानी वैलेंसी कितना है, या तो कैटायन का या फिर एनायन का, किसी में दोनों में से एक का लेंगे और हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आइए देखते हैं, जैसे आपको कह दिया जाए इक्विवेलेंट वेट ऑफ, आपसे कह दिया जाए Na2CO3 का निकालना है, Na2CO3 का। तो Na2CO3 को आयनाइज करेंगे बेटा, तो ये होगा 2Na प्लस एंड CO3 हैविंग द 2 नेगेटिव। तो इसका होता है 106, और कितना है यहाँ पे 2Na प्लस है, ये पॉजिटिव देखो बेटा, 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो डेट इज द n फैक्टर। या तो 2 पॉजिटिव से डिवाइड करो या 2 नेगेटिव से, 2 इक्वल टू 53। इस तरह से हम सोडियम कार्बोनेट का निकाल सकते हैं। या इक्विवेलेंट वेट ऑफ अगर आपको निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का तो निकाल दीजिए, फिर आपको वही मिलेगा Ca डबल प्लस CO3 डबल माइनस। तो CaCO3 का होता है 100 अपॉन कितना 2, ये आ जाएगा 50। तो इस तरह से हम निकाल सकते हो। तो किसी भी साल्ट का आप क्या करो बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देख लो। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो आप क्या करो, किसी एक से डिवाइड कर दोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, n फैक्टर बोलते हैं, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। n फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। और इस तरह से हम निकाल सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट मास। चलिए अगर आपसे कह दिया जाए एक डबल साल्ट का निकाल लिया जाए, यू नो डबल साल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटासेलम। यू नो पोटासेलम
K2SO4 Al2 SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। अगर इसका निकालना है बेटा, इसका निकालना है तो क्या करेंगे, पहले तो हम इसका मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास m से लिख देते हैं, मोलर मास को m से, और अपॉन ये मोलर मास है बेटा। मोलर मास आपको एटॉमिक मास सबका दिया ही रहेगा, K का 39, S का 32, O का 16, Al का 27, S का 32 निकाल लेंगे। लेकिन ये देखना है कि इसका n फैक्टर क्या होगा। तो n फैक्टर क्या होगा बेटा, जितने भी आपके मेटल्स हैं पॉजिटिव चार्ज है सबको देख लीजिए। तो अगर K को यहाँ पे देखें, अगर K को देखें तो K पे क्या होगा, 2K है यहाँ पे, तो 2 प्लस ये हो गया, और Al2SO4 का थ्राइस, तो Al2 पे कितना हो गया, Al पे क्या होता है, Al पे 2 प्लस होता है ना, सॉरी 3 प्लस होता है, तो 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया। नहीं समझ में आया। Al पे क्या होता है बेटा, 3 प्लस होता है, Al पे 3 प्लस होता है, और 2 टाइम्स है तो 2 3 जा 6, और 2 इसका कितना हो गया, 8 हो गया। तो या तो नेगेटिव का ले लो या तो पॉजिटिव का। नेगेटिव का भी लोगे तो वही आएगा बेटा, SO4 पे 2 माइनस होता है, और SO4 थ्राइस का मतलब क्या हो गया, 2 3 जा 6, 6 2 8। तो इसे हम क्या करेंगे, अगर 8 से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटास एलम का, जिसकी लंबाई चौड़ाई देख के आप घबराते हैं, तो घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, ये डबल साल्ट है। आप इस पे देख लो कि कैटायंस पे कितने चार्ज हैं या एनायंस पे कितने चार्ज हैं, उससे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। 8 यहाँ पे पॉजिटिव है और 8 यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, और इस तरह से हम पोटास एलम का भी निकाल सकते हैं। चलिए बेटा, ये तो हो गया साल्ट का। लेकिन कुछ साल्ट हमें ऐसे भी मिलते हैं, कुछ साल्ट हमें ऐसे मिलते हैं जो रेडॉक्स शो करते हैं। रेडॉक्स जानते हैं बेटा, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग का काम करते हैं, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन शो करते हैं बेटा। तो उसको हम दे सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आइए कुछ, तो इक्विवेलेंट मास सॉल्ट आप किसका, रेडॉक्स का, जो रेडॉक्स में शो करते हैं उनकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। तो KMnO4 का अगर हम देखेंगे बेटा यहाँ पे, किसमें, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा कि मीडियम में आपसे होगा कि आप किस मीडियम में ले रहे हैं, क्योंकि इसका मीडियम में चेंज हो जाए बेटा। अगर इसको हम एसिड मीडियम में ले रहे हैं तो इसका आता है बेटा, KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास आता है 158 मोलर मास, और इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, और 5 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि n फैक्टर इसका 5 आता है, तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये KMnO4 में का एसिड मीडियम में n फैक्टर 5 कैसे आ गया, ये हमें मेन देखना है। तो KMnO4 क्या होता है बेटा, ये याद रखना होगा कि MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में बेटा, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये टूटता है Mn डबल प्लस में। ये बात याद रखनी है कि MnO4 माइनस जो है वो एसिडिक मीडियम में किस में टूटता है, Mn डबल प्लस में। तो Mn डबल प्लस में टूट गया। अब इसको बैलेंस करना होगा तो आप जानते हो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, और या ऐसे भी देख लो बेटा, यहाँ जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, Mn का +7 होगा इसका, और इसका क्या है, +2 है। तो भी आप बता सकते हो कि सर यहाँ 5 का डिफरेंस है, और ये 5 ही हमारा क्या होगा, दैट इज द n फैक्टर, या 4H2O, और इधर आपका होगा 8H आयन, और 8H आयन लेंगे बेटा तो क्या करना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन देना होगा बैलेंस करने के लिए। देख लीजिए 8H है, प्लस है, 8 प्लस हो गया, और 1 माइनस और 5, ये 6 निकल गया, 2 प्लस हो गया, और इधर भी 2 प्लस है। तो डिफरेंस कितने का आया, 5 का आया। सो दैट इज द n फैक्टर ऑफ द KMnO4 इन एसिडिक मीडियम में। अगर बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 अगर आपसे
बेसिक में पूछे और न्यूट्रल में पूछे। यहाँ बेसिक का मतलब है माइल्ड बेसिक, माइल्ड मतलब हल्का सा, बेसिक में अगर है तो ये क्या देगा बेटा, इसका अगर निकालोगे तो ये आएगा 158/3, यानी 3 5 जा 15, 3 2 जा 6.6। अब क्वेश्चन ये उठ जाता है कि सर KMnO4 का एक बार आपने 5 लिया, एसिडिक मीडियम में बेसिक में आपने 3 क्यों ले लिया? तो बेसिक में क्या होता है बेटा, ये KMnO4 यानी MnO4 माइनस ये टूटता है MnO2 में। ये तो याद रखना होगा बेटा कि MnO4 माइनस किस में टूटता है, MnO2 में टूटता है। तो अगर MnO2 में टूट रहा है तो अगर आप इसको बैलेंस करना चाहोगे तो इधर क्या हो जाएगा 2H2O और 2 2 जा 4H आयन मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन देना होगा। और ऐसे भी देखो बेटा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर MnO4 का क्या होगा, +7 होगा और यहाँ पे क्या होगा, +4 होगा, है ना। तो +4 आपको आ रहा होगा क्योंकि O का -2 होता है, तो +4 और यहाँ पे है +6, क्या +7, तो 3 का डिफरेंस आया। इसलिए क्या किया गया, अगर बेसिक मीडियम में है तो हमें निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 3 से डिवाइड करना होगा। एक और देख लेते हैं बेटा, इस KMnO4 को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये KMnO4, अक्सर जेईई मेंस में, नीट में पूछा जाता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन आपको दे दे स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में दे दे, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में अगर दे दे बेटा, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होगा 158/1 कर देते हैं, यानी इसका जो n फैक्टर है वो 1 आ जाता है। कैसे बेटा, क्योंकि जो MnO4 माइनस है KMnO4 ये टूट जाता है MnO4 पे डबल माइनस, मीन्स KMnO4 टूट जाता है K2MnO4 अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तब। क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेसिक अगर है तब तो क्या हो गया, अगर यहां निकालोगे Mn का तो +7, यहां निकालोगे तो +6, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का आ रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, इसका n फैक्टर 1 होगा। तो बेटा रेडॉक्स में याद रखिएगा ये KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है। तो यहां से आप KMnO4 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आप निकाल सकते हो इसका इक्विवेलेंट मास। क्लियर है? आइए इसी तरह से एक आपको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको, K2Cr2O7 इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7। K2Cr2O7 जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। तो K2Cr2O7 का अगर निकालना है तो इसका हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे, मोलर मास ले लेंगे, और मान लो मोलर मास को हमने m लिख दिया, और किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करते हैं 6 से। अब क्वेश्चन आ गया कि सर आपने 6 से क्यों डिवाइड कर दिया, तो बेटा आपको ये याद करना होगा कि जो Cr2O7 पे डबल माइनस है, भाई K2Cr2O7 लिखो या Cr2O7 पे डबल माइनस, तो ये किस में टूटता है, Cr पे ट्रिपल प्लस में। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लोगे और यहाँ लोगे बेटा 7H2O, 7 2 जा 14H आयन, तो 14 से 2 माइनस कर दो बेटा, इधर हो गया 12 प्लस आ गया, और इधर कितना आ गया बेटा 6 प्लस आ गया। कितने का डिफरेंस है, 6 इलेक्ट्रॉन का, और ये आपका हो गया क्या, डेट इज द n फैक्टर फॉर द K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम में आपको क्या होगा, ये मिल जाएगा। तो यहां से बेटा आप K2Cr2O7 का निकाल सकते हैं। आइए और आपको बता दें, एक मोहर साल्ट का बता दें ना, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट क्या बोलते हैं इसको बेटा, मोहर्स साल्ट। मोहर साल्ट का अगर लेना हो, मोहर साल्ट का क्या फार्मूला होता है, मोहर साल्ट का फेरस अमोनियम सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट अमोनियम NH4 का ट्वाइस
SO4 इंटू 6H2O। अगर इसका निकालना है बेटा तो इसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन किससे डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं बेटा, याद रखना 1 से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ जो फेरस है Fe जो है बेटा, Fe वो चेंज हो जाता है फेरस से किस में, फेरिक में चेंज हो जाता है। फेरस से किस में हो जाता है, फेरिक में चेंज हो जाता है। इसलिए इसका n फैक्टर क्या होगा, N1 होगा। तो इस तरह से बेटा हम किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। और जब इक्विवेलेंट मास आप निकाल लेंगे तो आप कह सकते हैं कि सर हमें तो नॉर्मेलिटी आती है। तो चलिए अब ये क्लियर हो गया कि आपको इक्विवेलेंट मास बहुत अच्छी तरह से आ गया, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो, या फिर वो न्यूट्रल यानी साल्ट हो, हम सभी का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। और इक्विवेलेंट मास निकालने आ गया तो पहले ही बोल दिया गया कि आप कह सकते हो कि हमें नॉर्मेलिटी आ गई। तो नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, आइए डिफाइन कर देते हैं नॉर्मेलिटी को। द number of gram equivalent, the number of gram equivalent present in 1 liter solution, present in 1 liter solution known as नॉर्मेलिटी। याद रखेंगे बेटा, मोलरिटी में क्या बताया था आपको, मोलरिटी में केवल यहां पे आपने नंबर ऑफ मोल ले लिया था, और यहां पे क्या लिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपने ले लिया। तो ग्राम इक्विवेलेंट का यूज करेंगे और नॉर्मेलिटी आ जाएगी। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, कैपिटल एन से डिवाइड करते हैं। तो चलो बेटा जरा इसका फॉर्मूला लिख दिया जाए। n इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लेना है, वहां क्या लेते थे आप, मोलर मास, और यहां क्या लेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी इक्विवेलेंट नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट में तो आ ही गया, सॉरी, आप डायरेक्ट बोल दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट में तो आ ही गया मास और इक्विवेलेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने कहा कि ग्राम इक्विवेलेंट को डिसॉल्व कर दो किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। तो बेटा मोलरिटी में भी यही करते थे, बस क्या करते थे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कहते थे और किसमें डिसॉल्व करते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। चलो बेटा इसी को ओपन कर दो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो बेटा क्या किया, ओपन कर दिया, बस किसको, ग्राम इक्विवेलेंट वेट को बस ओपन कर दिया, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट और इक्विवेलेंट मास। क्योंकि हम लोग इक्विवेलेंट मास के मास्टर हो चुके हैं, किसी भी एसिड बेस या साल्ट का कैसे निकालना है हम निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग और भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं बेटा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, उसको तो ओपन कर ही दिया है, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू, बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो लिख दो यहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन,
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन बेटा किस में लेना था सॉल्यूशन को? लीटर में लेना था, इसलिए 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे और नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। क्लियर? एक और आपको बताए थे कि अगर मोलरिटी में कि अगर परसेंटेज दिया हो बेटा, परसेंटेज दिया हो तो कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, वहां लिखे थे x इंटू डी इंटू 10 अपॉन, याद रखो वहां पे हम लोग लिखे थे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहां लिखेंगे क्या? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इसको हम ई से लिख देते हैं कि अगर इक्विवेलेंट ई से डिवाइड करेंगे कब? लेकिन परसेंटेज दिया होगा तब। जैसे बोल रहे बेटा मास बाई मास, बोले थे ना आपको मास परसेंटेज बाई मास, तो बाई मास बोलेगा तो इस फार्मूले को यूज करके आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। साथ ही साथ आपको एक बताए थे बेटा फॉर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन की बात हम लोग किए। डाइल्यूशन समझते हो बेटा? वाटर मिलाना। फॉर डाइल्यूशन तो क्या वहां लिखे थे? वहां लिखे थे M1V1 और यहां लिख देंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। आपको क्या होगा बेटा? आपको N1 दिया रहेगा, नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया रहेगा और उसमें वाटर मिला दिया बेटा ना। फॉर डाइल्यूशन विथ वाटर लिख सकते हो, विथ वाटर, तो बोलेगा कि वाटर मिलाने पे नॉर्मेलिटी क्या होगी? तो इस फार्मूले का हम यूज कर लेंगे। आप यहां से नॉर्मेलिटी डाइल्यूशन के बाद निकाल लेंगे। एक और बताए थे बेटा मिक्सचर के लिए, नॉर्मेलिटी फॉर मिक्सचर। मिक्सचर अगर दिया हो, मिक्सचर के लिए है ना बेटा, आपको बोले थे कि जैसे दो सॉल्यूशन हो, इसकी नॉर्मेलिटी दिया है 0.1, वॉल्यूम दिया 200 ml है ना, 200 ml दे दिया, इसकी नॉर्मेलिटी 0.004 दे दिया, इसका वॉल्यूम 500 है, और फिर कहा कि दोनों को मिला दिया गया, मिक्स कर दिया गया, तो बताओ नॉर्मेलिटी क्या होगी? तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बेटा वॉल्यूम जुड़ता है क्योंकि वॉल्यूम यहां पे चेंज होगा, ना कि इक्विवेलेंट। तो इस तरह से बेटा हम मिक्स के लिए भी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अब इसकी जरा बात कर लिया जाए, यूनिट की बात कर लिया जाए। तो यूनिट की बात करेंगे बेटा तो सिंपल सी बात है, ग्राम इक्विवेलेंट को आप डिसॉल्व कर रहे हो किसमें? 1 लीटर सोल्यूशन में। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, याद रखिएगा। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर लिया जाए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो आपको उसी दिन ही बताए थे मोलरिटी में ही, वीडियो में, उस वाले वीडियो में ही बताया था कि जिसमें भी वॉल्यूम होगा बेटा उन सब पे क्या होगा? टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, सब पे सब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मेलिटी क्या होगा? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे बेटा, टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हम लोग पढ़े हैं वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, और वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी आप यहाँ पे बता सकते हो। तो अब बेटा बड़े आसानी से आप नॉर्मेलिटी समझ गए। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इस पे आप न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब एक बात और कर ही दें, जब हम लोग ये कह रहे हैं बार बार, जब भी नॉर्मेलिटी पढ़ रहे हैं तो हम लोग मोलरिटी का नाम ले रहे हैं, तो रिलेशन लिख दो यार, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है? क्योंकि जब भी पढ़ रहे हैं इसको तो बार बार मोलरिटी का नाम ले रहे हैं कि बेटा मोलरिटी जैसा है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू बेटा होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या है बेटा? एन फैक्टर का मतलब क्या है? एन फैक्टर का मतलब बेसिसिटी है।
बेसिसिटी लीजिए और एसिडिटी लीजिए या वैलेंसी लीजिए बेटा, ये सब के सब आपके क्या हैं, एन फैक्टर हैं, है ना बेटा। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी फॉर H2SO4, H2SO4 के लिए अगर रिलेशन पूछा जाए तो कहोगे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कितना बेटा, 2 है, क्योंकि हमें मालूम है H2SO4 क्या करता है, 2H को रिलेशन, यहाँ पे 2H को रिमूव करता है। वहीं अगर आपसे H3PO4 के लिए पूछ दिया जाए तो सर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू 3। तो इस तरह से बेटा हम लोग रिलेशन भी निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में। क्यों? क्योंकि बस एक ही डिफरेंस है, क्या, मूल कंसेप्ट की जगह हमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट यूज करना है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से नॉर्मेलिटी समझ में आ गया होगा। अब इस पे न्यूमेरिकल लगाइएगा तो और मज़ा आएगा कि आपको नॉर्मेलिटी कितना समझ में आया। ओके, दैट्स ऑल।